जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, वेस्ट एशिया एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने खुली वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने जरा सा भी अटैक किया तो जवाब ऑल आउट वॉर होगा। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा ऐलान कि यूएस नेवी का आर्मदा मिडिल ईस्ट के जो या फिर हम वेस्ट एशिया जिसको कहते हैं उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वॉरशिप्स और मिसाइल्स सब रेडी मोड पर हैं। ये सिर्फ पावर शो नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि एक मैसेज है, और वो मैसेज ये कि ईरान के लिए पूरी तौर से साफ। और ये मैसेज और ये पूरा जो कुछ भी डेवलप हो रहा है इसको दुनिया देख रही है। ईरान के अंदर 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या सही आंकड़े ये तो आने वाला और समय बताएगा, लेकिन प्रोटेस्ट से पूरा हुआ भरा हुआ जो खूनी जो मंजर है, और इस सब के बीच में अमेरिकन वॉरशिप्स, क्या कुछ सिचुएशन आगे डेवलप हो रही है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। अंबर जी, आपका भी और आपके ऑडियंस को भी नमस्कार। बहुत धन्यवाद तो सर। ये जो ट्रम्प का आर्मडा डिटरेंस है सर, ये डायरेक्ट वॉर का सिग्नल है या फिर हम कहेंगे किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा? सर, कैसे आप इसको डिकोड कर पा रहे हैं? देखिए, इस समय ये जो मूवमेंट हो रहा है, एक ये पोस्चरिंग हो रही है। ईरान को सबड्यू करने की पोस्चरिंग हो रही है। मुझे लगता है यूएस का एम है ईरान में तख्ता पलट, या फिर ईरान में जो करंट लीडरशिप है वो ऐसी हो, थोड़ा मॉडरेट लीडरशिप हो, थोड़ा उसको लगे कि भाई ये वेस्ट लीनिंग है आइडियोलॉजिकली, और नेक्स्ट जो चीज है वो अमेरिका की बात को सुने। तो उसका एक सीधा साधा जो उत्तर निकल के आता है कि अमेरिका की अगर सुनेगा, यानी कि रशिया के खिलाफ और चाइना के खिलाफ, इसमें दो तीन बड़े बड़े गेम खेले जा रहे हैं। एक्चुअली इस समय जो ट्रम्प हैं, इन्होंने बहुत सारे मोहरे अपने हाथ में ऐसे ऐसे पकड़ रखे हैं। ईयू को पकड़ा हुआ है, ईयू और नेटो वाला जो रिलेशनशिप है उसको पकड़ा हुआ है, ग्रीनलैंड पकड़ा हुआ है, वेनेजुएला पकड़ा हुआ है, कनाडा पकड़ के रखा है, बांग्लादेश में ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सोच रहे हैं, या फिर ये उनका उनका एक डिल्यूजन है, मैं बोलूँगा, कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें ईरान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है, उसका रीज़न है एनर्जी। इस समय वो उनकी सोच है कि दुनिया की जितनी एनर्जी है, उसके ऊपर वर्चस्व अमेरिका का हो और किसी का ना हो। तो अगर ईरान मान जाता है कि भाई हम न्यूक्लियर नहीं करें, एक्चुअल गेम कहीं और है। ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, इतना मोहब्बत करने वाला नहीं है अमेरिका के किसी से मोहब्बत करके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कहीं एंट्रेंस। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड उसका एक बहाना होता है। अगर वो बांग्लादेश में घुसना था, क्या बहाना था? भाई जो रोहिंग्या और आ रहे हैं म्यांमार से, उनका ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए। वो एक बहाना है, अंदर जाके बांग्लादेश के अंदर खलबली मचाना एक्चुअल इरादा था। वही हाल यहाँ पर है। ईरान में जो है एनर्जी को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर ईरान का जो तेल है वो सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है चाइना का, सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है। फर्स्ट अभी रशिया आगे, पहले तो लार्जेस्ट होता था। तो फर्स्ट अभी रशिया है, सेकंड ईरान है। तो अगर वो इसको इस तेल को चोक कर देता है, तो एक तरह से चाइना को भी वो चोक करेगा, यानी चाइना के ऊपर वो लगेगी, क्या बोलते हैं, लगाम लगेगी। फिर दूसरा चीज है रशिया। रशिया फिर अकेला रह जाएगा, जिसको कि उनके ऑयल को उनको कंट्रोल करना। उसके लिए वो भारत के पीछे पड़ा हुआ है कि रशिया का तेल मत खरीदो, रशिया का तेल मत खरीदो। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि ये लोग तेल खरीदें। वो चाहता है कि तेल खरीदे भारत, लेकिन उसके हिसाब से खरीदे, उसके रेट्स पे खरीदे, ना कि डिस्काउंटेड रेट पे खरीदे, जो कि इस समय चाइना कर रहा है और भारत भी कर रहा है। तो ये उसका बड़ा गेम है। एक साथ कितने लोगों को वो निशाना बना रहा है इस ईरान के अटैक से।
और बहाना क्या दे रहा है कि भाई इतने लोगों को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सो मेनी पीपल हैव डाइड, बाय द टाइम आई स्पीक सो मेनी पीपल वुड हैव ऑलरेडी बीन हंग, दे वुड हैव बीन डेड। ही इज द लास्ट पर्सन है वो, जो ऐसा आदमी जो कि इतना सहानुभूति रखता हो। तो ऑयल दूसरा एक मेजर रीजन है। तीसरा रीजन है, यमनी जो है वो इनकी नाक में दम करके रखते हैं। अमेरिकन जो शिप्स इसमें अरेबियन सी में ऑपरेट करती हैं, उनके नाक में दम करके रखते हैं यमनी, जो कि वो ड्रोन्स वगैरह फायर करते रहते हैं हर समय। वो अभी भी कर रहे हैं। आपको अगर आप ध्यान दें तो पिछले कई सालों से वो लोग जो है अमेरिका को टारगेट करके, एक्चुअली इजराइल को टारगेट करते हैं। इजराइल को टारगेट करना मतलब इनडायरेक्टली अमेरिका को भी टारगेट कर दिया। तो इजराइल भी इसी वजह से चाहता है कि ईरान को दबाया जाए। तो इजराइल और अमेरिका दोनों मिल करके, एक का इंटेलिजेंस काम करती है, जो मोसाद है वो वहाँ पे पूरी तरह से एक तरह से घुसी हुई है, एकदम ईरान के नस-नस में घुस रखी है मोसाद। इंटेलिजेंस वो देता है और हथियार और स्ट्राइक जो है अमेरिका कर रहा है। उसको करने के लिए पोस्चरिंग की है उसने। अब्राहम लिंकन जो उनकी वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको उन्होंने मूव किया है साउथ चाइना सी से इस तरफ, अलॉन्ग विद 3 डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर भी बहुत बड़े-बड़े होते हैं। अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स की वो एक एक लार्जेस्ट क्लास ऑफ शिप है। इसके बाद फिर एयरक्राफ्ट कैरियर ही बनता है। तो 3 ऐसे डिस्ट्रॉयर भी हैं साथ में। और फिर जो है यूके ने अपना जो टाइफून एयरक्राफ्ट्स हैं फाइटर, उनको यहाँ भेज रखा है। 40,000 के करीब पहले से ही, 40 से 50,000 फिगर्स वेरी करती हैं। 40 से 50,000 ट्रूप्स पहले ही कतार, ओमान, ये जितने भी कुवैत, जहाँ-जहाँ इनके बेस हैं, जिबूती, यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, अमेरिकन बेसेस हैं। उसके अलावा बोलते हैं कि करीब 7,000 और बढ़ा दिए गए हैं। तो आप मान के चलिए अराउंड 50,000 बूट्स ऑन ग्राउंड भी हैं और स्पेशल फोर्सेस भी हैं। तो ये एक पोस्चरिंग कर रहा है ईरान को कि भाई मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं फिर आपको ठोकूँगा, और ठोकने के सामान-वामान अब ले आया हूँ। पहली बार जब हुआ था, तब इनकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर थी, यहाँ नहीं थी। सेंट्रल कमांड की एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ चली गई थी? वेनेजुएला में। उस उस तरफ अटलांटिक में चली गई थी। तो इनके पास रिएक्ट करने के लिए नहीं था, तो उन्होंने साउथ चाइना सी जो पैसिफिक कमांड की, उसको यहाँ डायरेक्ट किया। तो उसके आने में टाइम लगा, अब आ गई है वो। तो अब दोबारा जैसी वो पोज़ीशनिंग हो गई, मैंने पिछली बार भी शायद आपके या किसी के प्रोग्राम में बोला था कि ये टाइम खरीद रहे हैं द इ इ इसलिए कि ताकि उनका जो फाइटिंग एलिमेंट्स हैं वो राइट राइट टाइम पर यहाँ पहुँच जाएँ। तो इस समय तकरीबन उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है, फोर्स पोस्चरिंग कर ली है और ईरान को धमकी देना शुरू कर दिया है उसने। अब ईरान क्या करेगा? देखिए, ईरान के पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर आप सोचती हैं कि रशिया अपने ट्रूप्स भेजेगा तो वो गलत है। रशिया ईरान में अपने ट्रूप्स नहीं भेजेगा, क्योंकि रशिया खुद ही एक लड़ाई लड़ रहा है जिसमें वो पूरी तरह से एंगेज है। चाइना ने आज तक कहीं कुछ नहीं भेजा है। चाइना तो कुछ भी नहीं भेजेगा। हाँ, ज़रूर है, कुछ हथियार-वथियार दे देगा, कुछ एयरक्राफ्ट दे सकता है, कुछ मिसाइल्स दे सकता है, इस तरह की सपोर्ट ज़रूर वो दे सकता है, बट वो भी मुफ्त में नहीं देगा, उसको पैसे लेकिन देगा। सर मैं यहाँ पे आपसे अब एक चीज़ पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप ईरान की बात कर रहे हैं। ईरान भी जो है ना सर वो ऑल आउट वॉर की जो वार्निंग है वो दे रहा है। तो ये जो ईरान कह रहा है, क्या वाक़ई में ईरान ऐसा कर सकता है या फिर हम ये कहें कि एक ब्लफ या रेड लाइन या फिर कहें कि एक रेड लाइन हो टच हो गई है तो ईरान जो है पीछे नहीं हटने वाला है और उस मोड में आगे बढ़ेगा? देखिए, जहाँ तक पावर एसिमेट्री का सवाल है, तो हुँ, ईरान के पास उतनी ताकत है नहीं कि वो अमेरिका को अपोज़ कर सके। जैसे आपको याद होगा, जब इराक में पहली बार लड़ाई हुई थी, तब सद्दाम हुसैन बार-बार बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे। इज़राइल के ऊपर उन्होंने स्कड मिसाइल्स भी फायर करी थी। क्या हुई? सारी स्कड मिसाइल्स को उन्होंने रास्ते में ही रोक दिया था। उस समय जो उनका पैट्रियट सिस्टम वगैरह थे, उन सब ने इनको नाकाम कर दिया था। कुछ उसी तरह का अगर कन्वेंशनल वॉर करेंगे ईरान, तो ईरान को हार का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन ईरान जानता है कि उसकी स्ट्रेंथ कन्वेंशनल वॉर में नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ है मिसाइल्स। एक तो उसके पास मिसाइल्स हैं, वो मिसाइल्स जब तक रहेंगी वो मारता रहेगा। दूसरी जो उसकी स्ट्रेंथ है,
वो है प्रॉक्सी और जो गुरिल्ला वॉरफेयर जैसा काम होता है। यानी कि अगर आप हमारे देश में आ गए, तो आपने अफ़गानिस्तान को तो देखा ही है, ईरान भी उसी तरह से अपनी सभ्यता है एक पुरानी, और सभ्यता की लड़ाई में ईरान के लोग इनके अगेंस्ट हो जाएँगे। क्योंकि आप ये मान के चलिए, जब भी बाहर से कभी हमला होता है किसी देश पे, ख़ास तौर से ऐसा देश जो पुरानी सिविलाइज़ेशन हो, पुरानी सभ्यता हो, तो वहाँ के लोग भले ही आपस में डिफरेंसेस हों, उस समय जो जुड़ जाते हैं वो, उस समय सब एक हो जाते हैं। नेशनलिज़्म की जो स्पिरिट है वो आ जाती है। अनलेस बहुत बुरी तरह से तबाही हो रखी हो। मैंने कहा ना कि 2 टिक हो रखे हैं। उनकी आर्थिक हालत खराब है, लोगों को खाना-पानी नहीं मिल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन उनकी जो आईआरजीसी है, ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड, और जो कुड्स है, वो बहुत ही खतरनाक फ़ोर्स है। ये दोनों अभी तक पूरी तरह तक नेशनलिज़्म, यानी कि किसी भी हालत में किसी भी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए तैयार है। तो ये जब तक नहीं हटेंगे पीछे, जैसे बांग्लादेश में वो पीछे हट गई आर्मी, यहाँ जब तक ये दोनों नहीं हटेंगे, तब तक ये प्रोटेस्टर्स को विक्ट्री नहीं मिलेगी। हाँ, अगर इनको बाहर से उकसा के कुछ इस तरह का सपोर्ट दें, बार-बार हिट करें, बार-बार आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स पे हिट करें, कुड्स के हेडक्वार्टर पे हिट करें, इनकी जहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप है, वहाँ पे हिट करें, तब वहाँ की पब्लिक को जोश आ सकता है, और फिर शायद तख्ता-पलट की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अमेरिका भी अंदर नहीं घुसेगा। इसीलिए ईरान ये बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, क्योंकि उसने उसने ये तो मान लिया है कि अमेरिका परमानेंट अंदर नहीं घुसेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, एक्शन करेगा और वापस आ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया है, वो बड़े-बड़े लोगों के लिए एक मिसाल बन गई है कि भाई यही रास्ता है, जिस तरह से आप काम कर सकते हैं। वेनेज़ुएला में भी उन्होंने वही किया, मारा और बाहर आ गए। तो इस समय भी यही होगा, शिप्स वगैरह से अपने ट्रूप्स वगैरह जो भी उनका स्पेशल फोर्सेस हैं, काम करेंगे और उठा के बाहर आ जाएँगे। तो उस हालत में तख्ता-पलट की पूरी संभावना है। ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप बोलें कि वो फुल फ्लेजेड लड़ाई होगी, तो वो लड़ाई नहीं होगी। ना अमेरिका उस तरह की लड़ाई चाहता है, ख़ास तौर से ट्रम्प, जो कि बिज़नेस में ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, लड़ाई में कम फ़ोकस करते हैं। उनको शांति ये दिखाना है दुनिया को कि वो शांति के फरिश्ता हैं। बोर्ड ऑफ पीस बना लिया उन्होंने किस लिए? ये द जताने के लिए दुनिया को, देखो, मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि शांति हो। और उन्होंने पूरा आगे तक का उसका वो बना दिया, बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाज़ा एंड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आगे आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। तो पहले आप लड़ाई करवाइए, फिर वहाँ पे पीस करवाइए और अपने आप को पीस का मसीहा बनाइए। यही एक इनकी स्ट्रैटेजी है, और इस प्रोसेस में जो अर्निंग होगी, बिज़नेस होगा, वो उनकी फैमिली को जाता है। ये आपको मैं बताऊँ कि पिछले 1 साल में उन्होंने इतना पैसा बनाया, ये तो चारों तरफ सोशल मीडिया में हर जगह घूम रहा है। इतना पैसा बनाया जो उन्होंने पूरे टाइम अपने करियर में नहीं बनाया। सो यही गेम है, पोस्चरिंग हो रही है। एक और तरीका है चाइना को भी कंटेन करने के लिए, रशिया भी कंटेन होगा इससे, क्योंकि रशिया फिज़िकली आ नहीं सकता, तो रशिया के नज़दीक जाएँगे अगर तख्ता-पलट हो गया। अगर रशिया के नज़दीक जाते हैं तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में तजाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सारी, उज़्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, इनके प्रभाव में आएँगी और रशिया के लिए मुसीबत और बढ़ेगी। तो एक तीर से कई कई सारे निशाने बना रहा है। यही उसका एक मेन उद्देश्य है। लेकिन सर, अगर हम ये देखें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया में जिस तरह के क्राइसिस हम डेवलप होते हुए देख रहे हैं, क्या ईरान जो है वो इराक और अफ़गानिस्तान की तरह कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका? या फिर हम ये कहें कि जो सॉरी, अमेरिका का गेम है, वो इससे भी ज़्यादा कुछ डेंजरस है? या फिर हम जैसे कि आपने कहा सर कि सिर्फ़ ये पोस्चरिंग हो रही है। और अगर हम बात करें यूएन की, यूरोप की, रशिया, चाइना, ये सब इस पर क्या करेंगे? आपने कहा कि मतलब इन्वॉल्व उतना नहीं होंगे, लेकिन सर क्या हम ये मान लें कि दुनिया ने मतलब डिसाइड कर लिया है कि वॉर को रोका नहीं जा सकता? क्योंकि हम पहले ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी देख रहे हैं, 100 प्लस 121 और 122। एक एक चीज़ होती है कि हम यूएस को रोकना चाहते हैं या किसी एक एक्टिविटी या इवेंट को रोकना चाहते हैं। दूसरी होती है कि क्षमता, क्या हम रोक सकते हैं?
तीसरी होती है कि उसमें मेरा इंटरेस्ट कितना है। अगर कोई मेरे ऊपर हमला कर रहा है तो मैं डेफिनेटली लड़ूंगा। तो अगर आप इन तीनों चीजों को एक साथ जोड़ के देखेंगे तो वेनेजुएला में किस खाली स्टेटमेंट्स दी लोगों ने। यूएन ने स्टेटमेंट दी, रशिया ने स्टेटमेंट दी, चाइना ने स्टेटमेंट दी, भारत तो चुप ही रहा। थोड़ा बहुत उन्होंने एक राउंड अबाउट एक स्टेटमेंट दी। तो जब तक किसी का पर्सनल इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं होगा कि उसके पास और कोई रास्ता ना रहे। अब जैसे मैंने तेल की बात करी, अब ऐसा नहीं है कि चाइना को तेल और कहीं जगह से नहीं मिलेगा, मिलेगा। और भी बहुत सोर्सेज हैं। लेकिन क्या होगा, तकलीफ और बढ़ेगी, खून और चूसा जाएगा चाइना का, चाइना की ग्रोथ रेट और कम होगी। अभी अमेरिका का एम ये है कि सोल सुपर पावर बने रहना, और ट्रंप साहब का एम है सुपर पावर के साथ मैं अपनी झोली भरता रहूं। वो दोनों काम कर रहे हैं एक साथ। और उसके लिए वो ये नहीं चाहते हैं कि कंट्री में इतना हो जाए कि ऑयल ऑयल वगैरह बंद हो जाए, क्योंकि रिफाइनरीज तो भारत में है ना। रिफाइंड प्रोडक्ट तो खरीद रहे हैं भारत से ये लोग। वेस्ट पूरा यही भारत से ही खरीद रहा है। आप क्यों समझ नहीं, यूरोपियन यूनियन हमारे साथ ट्रेड डील करना चाहता है इसी वजह से। तो वो एक दिखाने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ है। अब तो ट्रम्प बोल रहे हैं कि वो टैको हो रहे हैं। ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट। और मैं तो बोलता हूँ लौट के बुद्धू घर को आए, वापस अपने भारत की तरफ मुख मोड़ रहे हैं कि भाई 25% पर जो टैरिफ लगाया था, आई विल री लुक एट इट। यानी कि जी। 25% टैरिफ जो शुरू में लगाया था उसको कम करेंगे, वापस 25 पे आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे जो भारत का जो व्यू था 10 से 15% टैरिफ का, उस पे आके थम जाएगा, हम्म। जहां तक मेरा मानना है। और भारत इसलिए, क्योंकि भारत अकेला ही है जिसने उसके मुंह पे खड़े होकर के नहीं उसका इतना ही नहीं कि खाली सामना किया, उसके ऊपर काउंटर टैरिफ भी लगाया। जैसे जी। चाइना ने काउंटर एक्शन किया मिनरल्स और मैग्नेट्स के सप्लाई के ऊपर, बोला मिनरल्स तो नहीं मिलेंगे आपको, जो रेयर अर्थ। तो वो उसने चाइना को छोड़ दिया। भारत ने भी कुछ ढूंढा कि भाई हमारे पास क्या लिवरेज है, उनको मिली लिवरेज, हमने भी ठोक दिया उनको। तो कहने का मतलब चाइना और भारत ही ऐसे दो देश हैं जो कि इस समय अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं। रशिया का इसमें फायदा है। आपने देखा होगा रशिया जरा चुप है, क्योंकि अगर ये कुछ भी करते हैं ईरान के खिलाफ तो रशिया क्या है ना, यूक्रेन को बुरी तरह से दबोच लेगा। बोलेगा भाई तुम उधर कर रहे हो बिना बात के, तो मैं इधर कर रहा हूँ बिना बात के। बिना बात के तो नहीं है, बोलते ये तो मेरी टेरिटरी है। हम्म। और फिर रशिया के पास एक और रीजन हो जाएगा, जो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं वो यही लॉजिक यहाँ लगा देगा। आप ईरान में आ गए, अब तो आपने नेटो की बाउंड्री जो है एकदम मेरे साथ चिपका दी। सेंट्रल एशिया पहले तो यूएसएसआर होता था, वही लॉजिक जो यूक्रेन में लगाया था वो यहाँ लगा देंगे। फिर यहाँ की कंट्रीज को अपने काबू में लेना शुरू कर देंगे वो। और पुतिन कर भी सकते हैं। पुतिन ने जॉर्जिया को शामिल किया, क्रीमिया को ठिकाने लगाया, उसके बाद यूक्रेन को ठिकाने लगा रहे हैं। इधर भी लगाएंगे ठिकाना वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी। तो ये इसलिए रशिया आप देख रहे हैं बड़ा चुप है इस समय। वो क्या बोलते हैं ना, जो सीआर की तरह मौका देख रहा है कि ये कब कब ये जो शेर जो उल्टा सीधा काम कर रहा है, अगर ये अपने आप को जस्टिफाई करने का कोशिश करेगा तो वो काउंटर एक्शन लेगा। रशिया रशिया में मिलिट्री पावर है इतनी कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है। सो मेरा मेरा अभी भी ये मानना है कि ये गेम है जो खेल रहे हैं वो ट्रम्प, जिसमें कि एनर्जी बहुत बड़ा गेम है। और आपको शुरू से पता होना चाहिए कि वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि ये एक झूठी, वो उनके हिसाब से ये एक झूठा कैंपेन चल रहा है दुनिया को डराने के लिए। वो तो चाहते हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल करो, तेल निकालो, जितना तेल निकाल सकते हो निकालो। तो इस प्रोसेस में वो दुनिया का तेल निकाल रहे हैं। सर, ये तो तो डुप्लीकेसी हम अमेरिका की हमेशा देखते ही आ रहे हैं। डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात करते हैं और उसके विरुद्ध जाकर हर देश में काम करते हैं। तो ये तो हमेशा होती है
न्यूरोक्रेसी। लेकिन अगर भारत की बात करें हम इस पूरे एंगल पर, जिस तरह से हम ईरान की तरफ जो अमेरिका की पोस्चरिंग हो रही है, ऑयल है, सो ट्रेड है, और प्लस हमारा डायस्पोरा, प्लस शिपिंग राउट्स, तो क्या जो हम हैं वो जो अगला कुछ जो पॉसिबल शॉक है उस सब के लिए रेडी हैं? जी हाँ, इसीलिए हम लोग देखिए कोई ऐसी आउट ऑफ द वे स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं। चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो बोर्ड ऑफ पीस हो। बोर्ड ऑफ पीस में भी हमने ना उसको अपोज़ किया, ना हमारे हमारे एक्सपर्ट्स ने बोला नहीं जॉइन करना, भारत ने नहीं जॉइन किया। कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं दी बड़ी। पाकिस्तान की तरह जाकर के उसके बगल में बैठ कर के और ये भी बताना कि भाई सामने जो ऑडियंस में क्या बोलते हैं मुल्ला मुनीर भी बैठे हुए हैं, उनके सामने उसने ऐसे-ऐसे कर दिया। तो ये उस तरह की बात भारत नहीं कर रहा। भारत बिल्कुल सोच समझ के एक बोलते हैं ना एक एक मंजे हुए शिकारी की तरह काम कर रहा है। भारत ने वहाँ पे 101 बिज़नेसमैन भेजे, 6 चीफ मिनिस्टर भेजे, 6 6 4 या 5 या 6 मिनिस्टर्स भेजे, कैबिनेट मिनिस्टर्स भेजे और सारे चुन-चुन के कैबिनेट मिनिस्टर्स भेजे। ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर भेजे जिन्होंने पब्लिक में धोया वहाँ पे लोगों को। जब आईएमएफ की प्रेसिडेंट ने बोला कि भई इंडिया इन द ग्रुप बी कंपनीज़ ऑफ एआई, उन्होंने अश्विनी वैष्णव ने फिगर्स के साथ उनको बताया कि अब आप बताइए ये ग्रुप बी की डेफिनिशन है, तो आप बता दीजिए किसी और कंट्री का ग्रुप बी में इस तरह की प्रोफाइल। चुप। उसी तरह से अगर आप देखें एस जयशंकर, उन्होंने मतलब पोलैंड के डेप्टी मिनिस डेप्टी डेप्टी मिनिस्टर या डेप्टी प्राइम मिनिस्टर आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनको धोया। सो क्योंकि वो उन्होंने पहले पाकिस्तान को कुछ प्रेज़-व्रेज़ किया था, कश्मीर को बीच में लेके आए थे। तो इस सारे मिनिस्टर्स भी चुन के गए थे और आपको बता दूँ स्मृति ईरानी भी गई थी। तो ये लोगों को लगता है ना कि बीजेपी ने शायद कुछ स्पेशल एम से उनको अलग एक डायरेक्शन दे रखी है। उनको अब कुछ नए तरीके से वो इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा मानना है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शी विल बी यूज्ड वेरी, वेरी प्रोफेशनली। उनको बड़े स्ट्रैटेजिक तरीके से यूज़ किया जाएगा बाय द बीजेपी। सो ओवरऑल आई फील दैट कि भारत जो है एक 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 चतुर खिलाड़ी की तरह गेम खेल रहा है, वैसे भी चेस जो था भारत में इज़ाद हुआ था और इस समय मोदी जी चेस खेल रहे हैं और मोहरे बन गए हैं बाकी लोग। मोदी जी अभी रानी की तरह खेल रहे हैं कि किसी भी एंगल में जा रहे हैं वो। जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वहाँ से निकल रहे हैं। जहाँ प्रॉब्लम अपॉर्च्युनिटी है वहाँ कुदी मार के जा रहे हैं। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी चल रही है इस समय। डावोस में उनको अपॉर्च्युनिटी दिखी, डावोस में फुल फ्लेजेड एक तरफ से उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी डावोस में। और उसका रिजल्ट आपको है $240 बिलियन का एमओयू साइन हुआ है। मैं मानता हूँ एमओयू है खाली, लेकिन फिर भी एमओयू है। $240 बिलियन बोल रहे थे ना कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। दिखा रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट होगा। $240 बिलियन मायने रखता है। $240 बिलियन चाइना का एक साल का डिफेंस बजट है। तो अगर इसमें से आधे भी मटेरियलाइज़ हो गए $120 बिलियन यानी हमारे देश का 2 साल का बजट, डिफेंस बजट ठिकाने लग जाएगा इसमें। तो ये सोचे समझे मंझे हुए खिलाड़ी की चाल इस समय चली जा रही है। 6 चीफ मिनिस्टर थे, सब वहाँ पे अपने लिए बिज़नेस ढूँढ रहे थे। महाराष्ट्र ने 14.5 बिलियन, आंध्र प्रदेश 14 बिलियन, महाराष्ट्र क्या बोलते हैं असम 9 या 10 बिलियन। वो हेमंता बिस्वाल को खाली वैसे मत सोचिए कि वो खाली स्टेटमेंट ही देते हैं। ये सब एक एक उससे चल रहे हैं। इसमें मोदी जी ये नहीं देखते हैं कि भाई आंध्र प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट है, नहीं है या तमिलनाडु में हमारी गवर्नमेंट है या नहीं है, देश की गवर्नमेंट है। देश का फ़ायदा हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट ले जाए, क्योंकि पैसा तो भारत में आ रहा है ना और भारत में पैसा आएगा तो भारत के आदमी इसको उसका फ़ायदा उठाएँगे। एक बात और मैं जो यूएस है उसके डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहती हूँ आपसे कि ये जो कुछ पोस्चरिंग अमेरिका कर रहा है, खास तौर से जो ईरान है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, तो ये सर ये जियोपॉलिटिक्स के लिए हो रहा है या फिर कुछ इलेक्शंस होने वाले हैं, मिड टर्म आने वाले हैं, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन और प्रेशर है मागा का, उस सब के लिए हो रहा है?
देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इनफैक्ट मुझे अपफ्रंट आपको बता देना चाहिए था कि वो चौथा एम क्या था उनका, इस तरह की कार्रवाई करने का। तो इस समय उनके खुद के सेनेटर्स जो हैं ना, उनके खिलाफ हैं। उनके सेनेटर्स बोल रहे हैं, "भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करिए, हम लोग तो जाएँगे नहीं तो, डकोटा वगैरह के।" दूसरी बात, काफ़ी सेनेटर्स जो हैं, काफ़ी कांग्रेसमैन जो हैं वहाँ के, दे आर नॉट हैप्पी कि वेनेजुएला में जिस तरह से इन्होंने कार्रवाई की है। तीसरी बात है उनकी जो इस तरह की रंबलिंग की वजह से जो ईयू और नेटो में फाड़ हुआ है, सॉरी, नेटो और यूएस में जो फाड़ बन गया है, जिससे कि आज जो देश उनके साथ हमेशा लगे रहते थे, वो उनके खिलाफ हो गए हैं। कनाडा, फाइव आइज़ बड़ी क्या बोलते हैं बातें कही गई, फाइव आइज़ है, कनाडा है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है। आज तकरीबन सारे के सारे उनके अगेंस्ट हो रखे हैं। तो अमेरिका के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी जो परसेंटेज जो पॉपुलैरिटी है वो गिर के 37% है, जहाँ तक मुझे लास्ट रिपोर्ट में मुझे पता चला ने डाटा देख करके। 37 पर कहाँ वो सारी की सारी स्विंग स्टेट भी जीत गए थे, 6 की 6 स्विंग स्टेट को भी वो जीत गए थे। स्विंग स्टेट्स वही स्विंग स्टेट्स होती हैं जो कि कभी भी किस तरफ अपना पाला पलट लेती हैं, कभी डेमोक्रेटिक बन जाती हैं, कभी रिपब्लिकन हो जाती हैं। तो मागा के अंदर खाली मागा ही रह गए उनके सपोर्टर्स। अब मुझे तो लग रहा है कुछ मागा भी उनसे अब भड़कने वाले हैं। जिस तरह से अंदर उन्होंने अपने कार्रवाइयाँ की हैं, जिस तरह से उन्होंने पब्लिक को तंग किया है। एक वुमन का ही केस आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले उन्होंने दूसरों की ह्यूमैनिटी की बात करते हैं और अपने देश में हो तो वो ह्यूमैनिटी नहीं है। वो 22 का जो हुआ था। ये वो ह्यूमैनिटेरियन नहीं है। दूसरों को देश का ह्यूमैनिटेरियन का इन्होंने ठेका ले रखा, अपने देश का नहीं ले रखा है। एनीवे, कहने का मतलब है मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं और हर एक लीडर की एक वो होती है कि भैया जल्दी से क्या कर दूं जिससे कि पब्लिक दोबारा मेरे पास आए। तो एक्सटर्नल इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें आपकी पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती, आपकी पब्लिक को कोई खतरा नहीं है। कुछ ईरान में कर दीजिए, कुछ वेनेजुएला में कर दीजिए। अब उन्होंने वैसा ही किया, अपनी पब्लिक को बोला कि भाई टैरिफ मैंने जो लगाया एक गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी थी, जिसकी वजह से उनको अब बहुत प्रॉफिट हो गया है और अब वो कॉमन पब्लिक के टैक्स में कटौती कर देंगे। यानी कि जो हेवी टैक्सेस लग रहे थे उसको कम कर देंगे, जिससे क्या है कि पब्लिक को चीज़ें सस्ती हो जाएँगी, आसानी से मिलेंगी, रियल एस्टेट डाउन होगी, कई सारी चीज़ों का उस पर असर होगा, तो पब्लिक खुश होगी तो उनको मिड टर्म इलेक्शन में जिताएगी और फिर वो बच जाएँगे। मेरे ख्याल से 3 साल अपना पूरा टेन्योर कर लेंगे, लेकिन जिस तरह से अभी चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो मिड टर्म इलेक्शन जीतेंगे और मुझे ये नहीं लगता है कि वो इम्पीचमेंट से बचेंगे। अगर वो मिड टर्म इलेक्शन हार गए, तो उनके लिए आने वाले दिन बहुत ही टफ होंगे इंटरनली भी। तो आप यू एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही हैं आप कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अंदरूनी मैटर्स को भी देख करके की जा रही हैं। इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि शायद वो फुल फ्लेजेड वॉर नहीं करे, क्योंकि अगर बॉडी बैग्स जाने लग गए, तो आप जानती हैं अमेरिका के लोगों की आदत, अगर 10 बॉडी बैग भी गए ना उतर के, क्यूबन क्यूबन गार्ड्स का तो उन्होंने पूरी पब्लिक को शो किया कि हमने 50 लोगों को मार के भेज दिया वापस। जब उनके उतरेंगे तब देखना क्या उनकी पब्लिक उनको करती है। सो ये यू आर राइट एब्सोल्युटली, इलेक्शंस आर अनदर मेजर रीजंस। मिड टर्म इलेक्शन इज मेक और ब्रेक है। अगर थोड़ा भी पलड़ा इधर-उधर हुआ तो फिर इनके हर बिल वापस जाएँगी कांग्रेस से और इनके ऊपर लग जाएगी रोक। और इनका काम करना हो जाएगा मुश्किल। हालाँकि इनके पास वीटो पावर होता है अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास, ही कैन वीटो अ बिल। बट कितनी बार? हर बार वीटो कर के अगर करेंगे तो और पॉपुलैरिटी कम होगी इनकी। तो ये फिलहाल अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से जब से प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने ये टैरिफ पॉलिसी अपनाई है, डोमेस्टिक प्रेशर तो बढ़ ही रहा है। यूएस में देख रहे हैं, चाहे कांग्रेसमैन हो, जितने भी, चाहे सेनेटर्स की बात करें, काफ़ी प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प अलग ही रास्ते पर फिलहाल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मिड टर्म भी नज़दीक है। अब जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई है, क्या उसका फ़ायदा उनको मिलेगा या
पासा बिल्कुल उल्टा पलटने वाला है। ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मिड टर्म, जल्दी होने वाले हैं। सर, आपका बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय थैंक यू। भारत। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।